हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर्स। कल हमारा टॉपिक खत्म हुआ था शुंग वंश और सातवाहन वंश। अब उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कल की क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। आज हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर जो जो भी इम्पोर्टेंट राजा हैं जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, महान राजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ के साथ गुप्तकालीन समाज और सांस्कृतिक उपलब्धियों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को आपने वॉच करना है और आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को बैक करके भी समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य। देखो, गुप्त साम्राज्य की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी 275 ईस्वी के अंदर श्री गुप्त के द्वारा। अब गुप्त साम्राज्य से पहले की अगर हम बात करें, देखो उससे पहले आ जाता है शक। जो वंश होता है, जो शक जाति होती है, विदेशी शक्ति होती है, जो 230 ईस्वी तक भारत पर शासन करती है। उसके पश्चात 230 से लेकर के 250 ईस्वी तक जो शक मुरंडो जाति होती है, शक जाति की एक मुख्य एक छोटी सी शाखा होती है जो भारत पर शासन करती है। उसके बाद जा करके भारत में एक नए वंश की स्थापना होती है जो महान प्रतापी वंश कहलाता है, मौर्य वंश की ही तरह। अब हम बात कर रहे थे इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। और श्रीगुप्त का एक पुत्र होता है घटोत्कच। घटोत्कच ये श्रीगुप्त का पुत्र है। आपने घटोत्कच का नाम सुना भी है, टीवी सीरियल के अंदर एक सीरियल आता था इसके नाम से, घटोत्कच के नाम से। ये वही उसी के आधार पर ये घटोत्कच सीरियल का नाम रखा गया था। अब ये जो दोनों पिता पुत्र थे, इन दोनों का वर्णन हमें बुक्स में नहीं मिलता। सिर्फ इतना मिलता है कि स्थापना किसने की थी और श्रीगुप्त का पुत्र कौन था। और इसके अलावा इन दोनों के द्वारा महाराजा की उपाधि ग्रहण की गई थी। महाराज या महाराजा की उपाधि ग्रहण की गई थी। इसके बाद आता है घटोत्कच के बाद अगला राजा आता है इसके अंदर चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम अगला राजा आता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, गुप्त साम्राज्य की स्थापना तो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक शासन स्थापक है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल होता है ये होता है 320 से लेकर के 335 तक। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है 320 में प्रारंभ होता है और 335 के अंदर समाप्त हो जाता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल के अंदर महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी से। ये जो कुमार देवी राजकुमारी है ये किस वंश की थी? ये है लिच्छवी वंश की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इसका विवाह हुआ था। और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी के अंदर एक संवत चलाया गया। संवत जो है वो समय से संबंधित है और ये जो संवत था किस नाम से फेमस हुआ था? गुप्त संवत के नाम से फेमस हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम के अंदर आया भी हुआ है अर्धवार्षिक के अंदर और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 319 ईस्वी के अंदर। या गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो चलाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कि किस प्रकार इसने अपने शासनकाल के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और दूसरी बात कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो अगला राजा आता है, गुप्त वंश का महान राजा आता है, वो आता है समुद्रगुप्त।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार चलते रहेंगे। अभी ये हमने चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल किया था 320 से लेकर के 335 तक, तो वहीं समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र था। तो इसका शासनकाल शुरू होता है 335 से लेकर के 380 तक। वैसे तो इसका शासनकाल 75 ही आता है। जो 375 से लेकर के 80 तक का जो शासनकाल है वो रामगुप्त का आता है, जो कि अयोग्य उत्तराधिकारी आता है, इसलिए इसके शासन का इसके बारे में वर्णन नहीं है। तो हम सीधा डायरेक्ट यही करेंगे कि जो समुद्रगुप्त है इसका शासनकाल 380 से लेकर के 335 से लेकर के 380 ईस्वी है। समुद्रगुप्त के द्वारा एक नीति अपनाई जाती है। इसकी एक दो नीतियां होती हैं, एक तो होती है दिग्विजय की नीति और दूसरा एकीकरण। कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दिग्विजय नीति अपनाई थी और जिन भी राज्यों पर विजय प्राप्त की है उसे अपने राज्य में शामिल करना, उसका एकीकरण कर देना, एक ही राज्य का हिस्सा बना देना उसका। और इसके अलावा समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिसेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है ये और पूछा भी जा सकता है। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो ये था समुद्रगुप्त का। हरिसेन के द्वारा एक प्रशस्ति लिखी गई थी जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। हरिसेन के द्वारा एक प्रशस्ति लिखी गई थी जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं और इसकी जो रचना थी ये इलाहाबाद के अंदर की गई थी। इसकी रचना इलाहाबाद के अंदर की गई थी, इसलिए इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर रहेगा हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो भी इसका आंसर क्या रहेगा? हरिसेन। समझ गए? अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसी अभिलेख पर स्थापित की गई थी जिस पर सम्राट अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। ये जो स्मृति थी उसी अभिलेख पर स्थापित की गई थी, लिखी गई थी, जिस पर सम्राट अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा अगर हम बात करें कि समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो 5 भागों में बंटा हुआ था। समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो 5 भागों में बंटा हुआ था। इसमें सबसे पहले आ जाएगा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। पहला क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? गंगा यमुना का दोआब। दोआब का अर्थ आपको पता ही है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी होगा। दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का स्थान दोआब कहलाता है। तो गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो किसके अधीन था? सम्राट समुद्रगुप्त के। इसके बाद आ जाएगा अगला दूसरा जो हिस्सा था वो आ जाएगा पूर्वी हिमालय का। दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? पूर्वी हिमालय का। तीसरा हो जाएगा इसमें पूर्वी विंध्य क्षेत्र, पूर्वी विंध्य क्षेत्र। और चौथा इसमें हो जाएगा पूर्वी दक्कन, कि दक्षिण भारत का पूर्वी भाग, पूर्वी दक्कन। दक्कन का मतलब यहाँ दक्षिण भारत की बात हो रही है। इसके अलावा आ जाएगा इसमें दक्षिण भारत। इसके अलावा क्या आ जाएगा इसमें? दक्षिण भारत, जिसके अंदर शक और कुषाण जातियां आती हैं, कुषाण राज्य। ये 5 राज्य किसके अधीन थे? सम्राट समुद्रगुप्त के अधीन थे। समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो इन 5 भागों में बंटा हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो समुद्रगुप्त का शासनकाल था इसकी जो हमें जानकारी है वो हमें किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। और दूसरी बात, हरिसेन ने ये भी कहा प्रयाग प्रशस्ति के अंदर कि समुद्रगुप्त अपने शासनकाल में कभी भी युद्ध नहीं हारा। समुद्रगुप्त अपने शासनकाल में कभी भी युद्ध नहीं हारा, हमेशा ये अपने युद्ध के अंदर विजयी रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं कि समुद्रगुप्त के द्वारा कुछ सिक्के चलाए गए थे और उन सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम लिखवाया था। अश्वमेघ पराक्रम लिखवाया गया था। ये जो अश्वमेघ पराक्रम है इसे समुद्रगुप्त की उपाधि कहते हैं। ये समुद्रगुप्त की उपाधि स्वरूप उन सिक्कों पर लिखवाया गया था। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया था और उसी दौरान सिक्के चलवाए गए थे और उन सिक्कों पर क्या लिखवाया था? अश्वमेघ पराक्रम।
जो उपाधि होती है वो किसी राजा की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए ही प्रयोग में ली जाती है। इसके अलावा समुद्रगुप्त वीणा बजाने में भी निपुण था, यानी कि संगीत में निपुण था ये, वीणा बजाने में। और जो कुछ सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये कविताएं बोलने में भी निपुण था, समुद्रगुप्त कविताएं भी बोलता था, लिखता भी था, इसलिए इसे कविराज की उपाधि भी दी गई है। कविराज की उपाधि किसकी थी? समुद्रगुप्त की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, मैं आपको हर एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि समुद्रगुप्त की उपाधि कौन सी है? अश्वमेघ पराक्रम। कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि किसने ग्रहण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन कैसे भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, आपको हर व्यक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी, उसने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे। इसके बाद हम चलते हैं आगे, हमारा आ जाएगा इसमें अगला राजा जो समुद्रगुप्त का ही उत्तराधिकारी होता है या उसका पुत्र होता है, यह आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला राजा है समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसका जो शासनकाल होता है 380 में प्रारंभ होता है और 412 ईस्वी तक चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कितना होता है? 380 से प्रारंभ होता है और 412 तक होता है। इसके अलावा इसके कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ अन्य नाम मिलते हैं, जैसे इसके अंदर पहला आ जाएगा देवराज और दूसरा आ जाएगा देवगुप्त। पहला हो जाएगा देवराज और दूसरा हो जाएगा इसमें देवगुप्त। ये दोनों नाम किसके हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करवाया था वाकाटक के राजा वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। वाकाटक नरेश रुद्रसेन से इसका विवाह करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभावती का विवाह किसके साथ करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ करवाया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था, जिसके अंदर मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था और इसने उज्जैन को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपने राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कौन सी उपाधि ग्रहण की गई थी? तो वो की गई थी विक्रमादित्य। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण क्यों की? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विदेशी शक्ति शकों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने अभी तक जितने भी राजा पढ़े हैं सबकी उपाधियां देखी हैं, चाहे वो श्रीगुप्त है या उसका पुत्र घटोत्कच है, तो दोनों ने महाराज की उपाधि ग्रहण की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया था तो उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसके बाद समुद्रगुप्त आया तो उसने अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि ग्रहण की। अब चंद्रगुप्त द्वितीय आया तो इसने कौन सी उपाधि ग्रहण की? विक्रमादित्य की। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अगला जो राजा बना था वो बना था कुमारगुप्त। एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसका जो शासनकाल है 380 में प्रारंभ हुआ था और 412 तक चलता है। इसके कुछ अन्य नाम है, दो नाम मिलते हैं, पहला देवराज है और दूसरा देवगुप्त है। इसकी पुत्री प्रभावती का जो विवाह है वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ करवाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था और उस विस्तार के अंदर इसने मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त की थी और इसने उज्जैन को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई थी। उज्जैन को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी घोषित की थी और इसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
अब हम चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही पुत्र होता है कुमारगुप्त। इसका जो शासनकाल है 412 में प्रारंभ होता है और 455 तक चलता है। कुमारगुप्त के द्वारा अपने शासनकाल के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाता है। नालंदा विश्वविद्यालय, जहां बाहरी विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। इसके अलावा इसके समय में, कुमारगुप्त के समय में जो गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार था वो सौराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक फैल गया था। सौराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक फैल चुका था और कुमारगुप्त के द्वारा महेंद्रादित्य की उपाधि ग्रहण की गई थी। इसके नाम के साथ ही ये शब्द लिखा हुआ है, मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। आपके पास जो बुक है उसके अंदर कुमारगुप्त महेंद्रादित्य लिखा हुआ है। ये जो महेंद्रादित्य है कुमारगुप्त के ही उपाधि के स्वरूप इसके नाम के साथ जोड़ा गया है। कुमारगुप्त के बारे में हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलती है। इसका शासनकाल 412 से लेकर के 455 ईस्वी तक रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके शासनकाल में जो साम्राज्य था वो सौराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक फैल गया था और इसने महेंद्रादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। अब हम चलते हैं आगे। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक होता है। गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक। इसका जो शासनकाल होता है ये होता है 455 से लेकर के 467 तक। स्कंदगुप्त का जो शासनकाल होता है 455 से लेकर के 467 तक होता है और स्कंदगुप्त के राजा बनने के साथ ही इसका विदेशी शक्तियों के साथ संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि गुप्त साम्राज्य का जो पतन था वो स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। स्कंदगुप्त के बारे में जो जानकारी है वो हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त की अगर हम बात करें, इसकी जो जानकारी है वो हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है तो आ जाएगा स्कंदगुप्त से। इसके अलावा स्कंदगुप्त के द्वारा मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, सुदर्शन झील बनवाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इस झील का जीर्णोद्वार करवाया था स्कंदगुप्त ने। इसके शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया गया था और इस झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो ये था स्कंदगुप्त के बारे में। और इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था इसमें कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। हुणों की शक्ति, जो हुण थे ये एक विदेशी शक्ति थी। हुण जो थी वो एक विदेशी शक्ति थी। इसे मलेच्छ भी कहा जाता है। मलेच्छों के रूप में इनका विनाश किया था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आगे स्कंद जो गुप्त साम्राज्य था इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी और इसका समाज किस प्रकार से था। स्कंदगुप्त के बारे में मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि स्कंदगुप्त का जो शासनकाल है 455 में प्रारंभ होता है और 467 ईस्वी तक चलता है। इसके बारे में जो जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। और स्कंदगुप्त ने अपने शासनकाल में सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया था और इस झील का जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और स्कंदगुप्त के द्वारा मलेच्छों यानी कि हुणों, जो हुण जाति थी, जो विदेशी शक्ति थी, इसके साथ इसने संघर्ष किया था। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का पतन भी प्रारंभ हो जाता है। अब हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां। बस आप दो ही टॉपिक हैं, हमारा गुप्त साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। सांस्कृतिक उपलब्धियां कि गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा अपने शासन को किस प्रकार चलाया इन्होंने।
अपने शासन साम्राज्य के अंदर किस धर्म को मान्यता प्रदान की, और इसके अलावा गुप्त साम्राज्य के दौरान बाहरी विदेशी शक्तियों के रूप में कौन कौन से राजदूत के रूप में या इतिहासकार जो थे वो भारत यात्रा पर निकले थे। अब बात करेंगे यहाँ पे गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो गुप्त वंश के जो राजा थे वो वैदिक धर्म को मान्यता प्रदान करते हैं, वैदिक धर्म को मानते हैं, सर्वाधिक मानते हैं। और इस वैदिक धर्म के अलावा ये अब गुप्त राजाओं के द्वारा अपने साम्राज्य के अंदर जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी प्रश्रय प्रदान किया था। यानी कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उन्हें भी अधिकार दिया गया कि वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, उन्हें भी स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। इसके अलावा सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री भारत आया था और उस चीनी यात्री का नाम है फायान। ये जो फायान था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और इसने भारत में रह करके भारतीय समाज संस्कृति को देखा और इसने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था। और भारतीय संस्कृति की जो जानकारी है इसके कुछ अवशेष इसकी पुस्तक से भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो गुप्त साम्राज्य था इनके साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी, इनके साम्राज्य की जो राजकाज की जो राजकीय यानी कि सरकारी जो भाषा थी, राजकीय जो भाषा थी वो थी संस्कृत। क्यों? इनके शासनकाल में इनके साम्राज्य में ब्राह्मण धर्म को संस्कृति को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। और इसके अलावा इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य के दौरान कालिदास के द्वारा कुछ साहित्य लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, जिसके अंदर आता है मालविकाग्निमित्रम, और इसके अलावा इसके अंदर आ जाएगा रघुवंशम। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, मैंने आपको नाम तो बता ही दिया है। मालविकाग्निमित्रम और इसके अलावा रघु अभिज्ञान शकुंतलम आ जाएगा इसके अंदर, अभिज्ञान शकुंतलम। ये जो तीनों रचनाएं हैं किसकी हैं? ये हैं कालिदास की। दोबारा से देख लीजिए सांस्कृतिक उपलब्धियां कि जो गुप्त वंश के राजा थे वैदिक धर्म को मानते थे, इसके साथ इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी प्रश्रय दे रखा था, उन्हें भी अधिकार दिया हुआ था स्वतंत्रता का। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था और गुप्त साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी, राजकाज की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और इस वंश के अंतर्गत कालिदास के द्वारा मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम साहित्यों की रचना की गई थी। इसके अलावा इसके अंदर आ जाएगा शूद्रक आ जाएगा, इसके अंदर विशाखादत्त आ जाएगा। ये वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में साहित्यों की रचना की गई थी। विशाखादत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस ग्रंथ लिखा गया था और शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम साहित्य लिखा गया था। तीन व्यक्ति पढ़े हमने, कालिदास, शूद्रक और विशाखादत्त। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम, शूद्रक ने मृच्छकटिकम और विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य के अंदर आर्यभट्ट हुए, वरामिहिर हुए, ये सारे के सारे किस वंश के थे? गुप्त वंश के थे। वरामिहिर हुए और ब्रह्मदत्त हुए। इनका जो संबंध है ये गणित और ज्योतिर्विज्ञान से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? गणित और ज्योतिर्विज्ञान से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा जो सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि गुप्त साम्राज्य के शासन काल में ही दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था, जिसका प्रयोग हम आज भी करते हैं। दशमलव प्रणाली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त शासनकाल में हुआ था, गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हमें ये भी प्राप्त होती है कि गुप्त वंश के दौरान
या साम्राज्य के दौरान दिल्ली के अंदर जो लौह स्तंभ स्थित है, जो आज बिना जंग लगे खड़ा हुआ है, इसके हमें कुछ वहाँ से धातु के हमें उदाहरण मिलते हैं। इसके अलावा नालंदा से हमें जो 80 फुट ऊंची महात्मा बुद्ध की तांबे की जो मूर्ति मिली है, या सुल्तानगंज से हमें 7.5 फुट ऊंची तांबे की जो मूर्ति मिली है, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये धातु के उदाहरण हैं। और इस धातु का जो प्रयोग था वो कब किया गया था? गुप्त वंश के दौरान किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता है और बार बार रिवीजन की आवश्यकता है। आपका सिंगल क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे आगे गुप्तकालीन समाज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, गुप्तकालीन समाज कि गुप्तकालीन समाज किस प्रकार का था। गुप्तकालीन समाज के अंदर जो समाज था वो किस पर आधारित था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। गुप्तकालीन जो समाज था वो किस पर आधारित था? वर्ण व्यवस्था पर। 4 प्रकार के वर्ण थे। सबसे पहले आ जाएगा इसके अंदर ब्राह्मण। आपको पता है कि हम अगर आज के समाज की बात करें तो आज के समाज में ब्राह्मण को उच्च स्थान दिया गया है, सर्वोच्च स्थान, ऊंचा दर्जा दिया गया। उसी तरह गुप्तकालीन समाज में भी ब्राह्मण का ऊंचा स्थान होता था। देखो ब्राह्मण का जो कार्य होता था वो होता था यज्ञ करना, अध्यापन करवाना, दान देना, दान लेना, ये सब कार्य किसके होते थे? ब्राह्मण के होते थे। इसके बाद आ जाएगा इसके अंदर क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य होता था अपने समाज, अपने राज्य की सुरक्षा करना। इसके बाद आ जाएगा इसमें वैश्य। वैश्य का कार्य होता था व्यापार करना। और चौथा आ जाएगा इसमें शूद्र। शूद्र का कार्य होता था इन तीनों वर्गों की सेवा करना, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या फिर वैश्य है। इन तीनों वर्गों की सेवा करने का उत्तरदायित्व किसका होता था? ये होता था शूद्र वर्ग का। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा गुप्तकालीन समाज के अंदर 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन था। 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। और इसके साथ साथ गुप्त काल के अंदर पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा मतलब कि जो घूंघट निकालने की जो प्रथा थी वो गुप्त काल में नहीं थी। और इसके अलावा गुप्त काल के अंदर कुछ मिश्रित जातियों के बारे में भी बताया गया। कुछ मिश्रित जातियां जिसके अंदर आ जाएंगी पाशव, अंबस्ट, करण और कायस्थ। ये गुप्त काल की कुछ मिश्रित जातियां थी जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये जो कायस्थ जाति थी, आगे आने वाले समय के अंदर इसकी संख्या बढ़ने के कारण इसी एक वर्ग के रूप में स्थापित हो चुकी थी। यानी कि एक इसका खुद का ही अलग से इसका समुदाय, एक वर्ग बन चुका था। और इसके अलावा समाज में यदि किसी राजा के या व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो उस व्यक्ति की संपत्ति का जो अधिकारी था वो उसकी पत्नी ही कहलाती थी। ओके स्टूडेंट्स, अब दोबारा देख लीजिए, गुप्तकालीन समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। 4 वर्णों में विभाजित था। ये 4 वर्ण थे जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ब्राह्मण का कार्य होता था अध्ययन करवाना, अध्यापन करवाना, धन दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, ये सारे काम ब्राह्मण के होते थे। क्षत्रिय का काम होता था अपने राज्य, अपने राष्ट्र, अपने समाज की सुरक्षा करना। वैश्य का कार्य होता था व्यापार करना। और शूद्र का कार्य होता था अपने से ऊपर के जो तीनों वर्ग हैं उनकी सेवा करना। इसके अलावा गुप्तकालीन समाज में कुछ मिश्रित जातियों के बारे में बताया गया था, पाशर्व, अंबस्ट, करण और कायस्थ। कायस्थ जो था वो आगे चल करके एक वर्ग के रूप में विकसित हो चुका था। और गुप्तकालीन समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। और गुप्त काल में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। बस इतना ही था गुप्तकालीन समाज के बारे में। यहाँ हमारा जो गुप्त काल साम्राज्य था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद की हमारी जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम अगले वंश के बारे में करेंगे, जिसके अंदर वर्धन वंश आ जाएगा, पाल वंश आ जाएगा और प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश आ जाएगा। आपके जितने भी डाउट हैं आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। यदि आपको कहीं भी थोड़ा भी कुछ भी समझने में डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से वॉच करें और उससे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।